नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वो है जी अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स क्या है जी? डाउटफुल नाम से ज़ाहिर है, नाम ही काफ़ी है। डाउटफुल डेट्स यानी आपके वो डेट्स जो अभी बेड डेट्स तो बने नहीं हैं, लेकिन जो आपका उन पे शक है कि ये भी हमारे बेड डेट्स फ्यूचर में हो सकते हैं, आने वाले वक्त में ये भी हमारे बेड डेट्स हो सकते हैं, हुए नहीं हैं, हो सकते हैं इन फ्यूचर, राइट। सो से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे टोटल कस्टमर्स थे, वो जो पहले मैंने एग्जांपल दिया हुआ था कि 20,000 के हमारे कस्टमर थे, तो 20,000 के कस्टमर में से 2,000 तो आपके हो गए बेड डेट्स, तो 2,000 तो निकालो, राइट ऑफ कर लो। अभी आपके कस्टमर वो 20,000 में से 2,000 वो बेड डेट्स वो निकालो, वो तो हमें बिल्कुल नहीं मिलने वाले, वो तो हम श्योर हैं, वो तो हमने राइट ऑफ कर दिया। तो 20,000 में से 2,000 निकाले, काउंट रिसीवेबल कितने रह गए? 18,000 के। 20,000 में से 2,000 माइनस कर लो, निकालो बेड डेट्स को निकालो। 2,000 के बेड डेट्स हमने 20,000 में से निकाल लिए, अकाउंट रिसीवेबल 18,000 के रह गए। 18,000 के रह गए ना, रिपीट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे चीज़ों को। तो 18,000 के हमारे जितने अकाउंट रिसीवेबल है ना, अब उनमें भी हमें कुछ पे शक है कि शायद ये 18,000 में भी से कुछ ऐसे हमारे गंदे अंडे निकले हैं हमारे कुछ कस्टमर, राइट। अच्छा मजाक कर रहा हूँ, सॉरी। तो हम यहाँ पे ये कंसिडर करते हैं कि शायद हमें इन 18,000 में भी ये हमारे जो गुड डेट्स हैं, वो 2,000 तो बेड हुए ना 20,000 में से, तो ये बाकी 18 के गुड डेट्स हैं। इन गुड डेट्स में भी जितने हैं ना बाकी ये 18,000, इनमें भी हमें कुछ शक है कि शायद इनमें भी फ्यूचर में हमें कुछ ना मिले। तो वो अमाउंट जो आप इस्टीमेट करते हो कि हमें फ्यूचर में मतलब नहीं मिलने वाले गुड डेट्स में से, तो वो आपके कहलाएंगे डाउटफुल डेट्स। डेफिनेशन क्या है जी? द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ डेटर्स एक्सपेक्टेड टू बिकम बैड डेट्स ड्यूरिंग द कमिंग पीरियड। यहाँ पे आप अगर आप गौर कर लेना तो ये कहता है कमिंग पीरियड में। द एस्टिमेटेड अमाउंट, यहाँ पे आप श्योर नहीं हो, ये अंदाजतन अमाउंट है, क्योंकि आपको फ्यूचर का तो नहीं पता कि आप तो श्योर नहीं हो कि आपके कौन से कस्टमर, अगर आप श्योर हो तो फिर वो आपको तो फिर बेड डेट्स में डालेंगे, लेकिन अभी आपको ये पता नहीं है कि कितना अमाउंट हमारा मज़ीद फ्यूचर में हो सकता है बेड डेट में। तो अब ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट है। द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ डेटर्स, यानी डेटर्स की वो एस्टिमेटेड अमाउंट जो आप एक्सपेक्ट करते हो, तवक्को करते हो कि वो टू बिकम बेड डेट्स, के वो बेड डेट्स हो सकते हैं ड्यूरिंग द कमिंग पीरियड। यानी कमिंग पीरियड क्या, आने वाला वक्त क्या है? फ्यूचर है ना। तो फ्यूचर में वो आपके बेड डेट्स हो सकते हैं, लेकिन अभी आप श्योर नहीं हो कि होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन आपको डाउट है। तो अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है जी, उसको हम कहते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहते हैं कि अगर आपको आने वाले वक्त में अगर लॉस दिखाई दे रहा है ना, तो उसको अभी से साइड पे रख लो, वो आपका मतलब वो अमाउंट साइड रखो, वो उस लॉस को आप कंसिडर कर लो, ठीक है ना जी। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। तो प्रूडेंस अकली जो होती है ना चीज़ है, अगर आप में कोई अक्ल हो या इस तरह की चीज़, तो अक्ल कहता है कि अगर आपको फ्यूचर में एक लॉस एक्सपेक्ट, वो प्रूडेंस कंसेप्ट ये कहता है अकाउंटिंग का कि अगर आपको फ्यूचर में ये दिख रहा है कि आपकी रेवेन्यू को घटाएगा और आपके अकाउंट रिसीवेबल को भी कम कर देगा, तो अभी से आप ये अमाउंट सेट असाइड एक तरफ रख लो, या इसको अपनी रेवेन्यू और अकाउंट रिसीवेबल में शामिल ना करो, ये भी निकालो जिस तरह हमने बेड डेट्स को निकाला है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम यूँ कह सकते हैं कि हम इनको अपनी रेवेन्यू में से भी निकालेंगे, जिस तरह हमने बेड डेट्स को अदर एक्सपेंसेस में निकाला है प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में, और इनको हम अपने अकाउंट रिसीवेबल से भी निकालेंगे, राइट। अच्छा जी, ये फिर फर्दर कहता है वाई अलाउंसेस आर नीडेड। अलाउंसेस की ज़रूरत क्यों होती है? When we are drawing up financial statements, जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है जी? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इसके अलावा और भी हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओनर्स इक्विटी स्टेटमेंट, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट, लेकिन आपके कोर्स में हम यूजुअली बेसिक लेवल पे हम ये दो ही पढ़ाते हैं, इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
तो जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ड्रा करते हैं या उनको बनाते हैं, वी वांट टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी हमारे क्या मकासद होते हैं। टू चार्ज एज एन एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर दैट ईयर एन अमाउंट रिप्रेजेंटिंग डेट्स दैट विल नेवर बी पेड। इससे पहले मैंने बताया ना, ये स्टेट में ये पैराग्राफ या जो लाइंस मैंने पढ़े ना, आपको पढ़ने में तो बहुत लंबे और टेक्निकल और बहुत बोरिंग से लगेंगे, लेकिन इसका बहुत ही सादा मतलब है, बहुत ही सिंपल। मैंने इससे पहले एक्सप्लेन भी किया, अभी दोबारा बता देता हूँ आपको कि आपके जितने भी बेड डेट्स होने हैं वो आपने निकालने हैं, वो उसको आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस शो करना है। जिस तरह हमने बेड डेट्स को अदर एक्सपेंस में शो किया ना, इससे पहले हम स्लाइड वाले हमने क्या किया था, बेड डेट्स को कहाँ पे शो किया था, एक्सपेंसेस में शो किया था ना, क्योंकि वो तो हमारा हो गया था वो एक्सपेंसेस। सेम उसी तरह जो आपके अमाउंट एक्सपेंस में कन्वर्ट होगा फ्यूचर में, दैट विल नेवर बी पेड, जो आप ये एज्यूम करते हो कि ये भी हमें नहीं मिलेगा, मतलब फ्यूचर में ये आपका बेड डेट हो सकता है, तो इसको भी आप प्रॉफिट एंड लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट है ना उसमें एक्सपेंस के तौर पर शो करो। यानी सेम उसी तरह जिस तरह बेड डेट्स आपके एक्सपेंसेस में आते हैं, इस तरह अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का भी निकाल लो प्रॉफिट एंड लॉस में से, एक्सपेंस अदर एक्सपेंस में इसको शो करो। तो वहाँ पे ये तो एक्सपेंस पोर्शन हो गया, यानी एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में हमने इसकी ट्रीटमेंट कर दी एज एन एक्सपेंस। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स को हमने क्या कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में से अदर एक्सपेंसेस में माइनस कर लिया। सेकंड जी क्या हमें कह रहा है ये, टू शो इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बैलेंस शीट। अ फिगर फॉर अकाउंट रिसीवेबल एज क्लोज एज पॉसिबल टू द ट्रू वैल्यू ऑफ अकाउंट रिसीवेबल एट द डेट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यानी हम एक्चुअल बेड डेट्स भी उसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि 20,000 में से वो 2,000 तो हमें नहीं मिलने, तो वो 2,000 तो हमने ऑलरेडी माइनस किया हुआ था। लेकिन जिन पे आपको शक है, से फॉर एग्जांपल हमें शक है कि हमें जो 18,000 है इनमें से फॉर एग्जांपल 1,000 नहीं मिलेंगे, मतलब फ्यूचर में हो सकता है कि 1,000, अभी मैं अमाउंट में बता रहा हूँ, ये यूजुअली परसेंटेज में ये लोग कैलकुलेट करते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी के तौर पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपके जो 18,000 है उसमें 2,000 तो आपने बेड डेट्स निकाल लिए हैं, उसके बाद वो बेड डेट्स तो पहले आप माइनस करोगे, उसके बाद जो रहते हैं ना बेड डेट्स को डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट रहता है, ये चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप इस बात को समझें कि हमेशा आप बेड डेट्स टोटल अकाउंट रिसीवेबल में से बेड डेट्स निकालेंगे, उसके बाद हम फिर अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स की बात करेंगे। यानी हम 20,000 में से जब 2,000 डाउटफुल बेड डेट्स निकालेंगे ना, तो हम उन 18,000 जो बाकी 18,000 है ना, बाकी रिमेनिंग 18,000 उस पे फिर हम डाउटफुल डेट्स हम कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो अभी इन 18,000 में से भी ये जो गुड डेट्स हैं ना, इनमें से भी मुझे शक हो रहा है कि 1,000 मुझे शायद ना मिले, एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कह रहा हूँ या मुझे लग रहा है को। तो 18,000 में से अब ये जो 1,000 है ना, इसको भी हम निकालेंगे अकाउंट रिसीवेबल में से। क्यों निकालेंगे जी, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि शायद हमें फ्यूचर में ये भी ना मिले, तो हम बिल्कुल ट्रू पिक्चर शो करने के लिए कि हमारे एग्जैक्ट अकाउंट रिसीवेबल जो हमें मिलेंगे पैसे वो 17,000 के हैं। ये 1,000 भी हम फिर बैलेंस शीट में क्या करेंगे, जिस तरह बेड डेट्स हम माइनस करते हैं अकाउंट रिसीवेबल से, इसी तरह बैलेंस शीट में एसेट्स या जो अकाउंट रिसीवेबल है आप उससे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट भी माइनस करोगे। दोबारा बता रहा हूँ, एक्सपेंस के तौर पर तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में आपको ने उसको माइनस कर दिया, लेकिन बैलेंस शीट में इसको कैसे ट्रीट करेंगे, बैलेंस शीट में अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट को हम अकाउंट रिसीवेबल से माइनस करेंगे। तो दो वजूहात हैं, एक तो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट को एक्सपेंस के तौर पर माइनस करोगे, जैसा कि हमने बेड डेट को भी माइनस किया हुआ है, सेम उसी तरह अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट को भी माइनस करेंगे। क्यों ये हम माइनस करते हैं, ताकि हमें एग्जैक्ट इनकम का पता चले, ट्रू इनकम का पता चले कि हमारी प्रॉफिट
जो है वो ओवरस्टेटेड ना हो, ऐसा ना हो कि ये पैसे हमें नहीं मिलेंगे और हमने अपनी स्टेटमेंट में प्रॉफिट को ज़्यादा शो किया हुआ है। इसी वजह से हम इन एक्सपेंसेस को निकाल लेते हैं कि हमें बस ये जी हमारा एग्जैक्ट इनकम है, कोई इसमें बैड डेट्स और ये सारा कुछ हमने जो एक्सपेक्टेड लॉस है और जो लॉसेस हैं वो सारे मैंने इससे निकाल लिए हैं। ये है हमारा एग्जैक्ट फिगर नेट प्रॉफिट का। सेम उसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट में एग्जैक्ट एसेट्स को दिखाने के लिए वहाँ पे भी एक्सपेक्टेड जो आपका है जी वो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स वो भी हम अकाउंट रिसीवेबल में से निकाल लेंगे। तो इसी वजह से अलाउंस को हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। जर्नल एंट्री इसकी किस तरह होगी, जर्नल एंट्रीज किस तरह होगी कि हम डेबिट करेंगे किस चीज़ को, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को, क्योंकि ये अभी मैंने बताया ना आपको कि ये पैसे हम कहाँ से लाएंगे या कहाँ से निकालेंगे, सेट असाइड करेंगे, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में से निकालेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस हुआ। पहले मैंने बताया था ना इससे पहले कि सारे एक्सपेंसेस कहाँ पे एट द एंड डेबिट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होते हैं ना। तो डेबिट हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को करते हैं और क्रेडिट किस चीज़ को कहते हैं, करते हैं अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। इसकी तो हमें समझ आ रही है कि प्रॉफिट कि चूँकि ये एक एक्सपेंस है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में से इसको एक्सपेंस के तौर पर, एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है तो इसको तो हम प्रॉफिट एंड लॉस से उस साल का जितना भी डाउटफुल डेट्स हमारे बनते हैं तो उसको हम एक्सपेंस के तौर पर प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज करते हैं। हमारा एक्सपेंस बढ़ गया है और एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। ये चीज़ तो समझ आ रही है कि इस साल के जितने भी आपके अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स हैं ना वो उसी प्रॉफिट उसी साल के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में से वो पैसे निकालो एक्सपेंस के तौर पर। तो एक्सपेंस तो आपका बढ़ गया है और एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो हम इसको डेबिट करते हैं, यानी एनी इंक्रीज इन एक्सपेंस विल ऑलवेज बी डेबिटेड। और ये अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स इस साल का एक्सपेंस हो गया और इस साल का एक्सपेंस हम प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज करेंगे। तो डेबिट कौन सा अकाउंट हुआ जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद मैं लिख भी देता हूँ जर्नल एंट्री की शक्ल में। ये अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्यों क्रेडिट हो रहा है इसको समझना है ज़रूरी है। आप ये याद रखें जो अकाउंट आपके एसेट को कम करेगा तो उसको हम कहेंगे, या जो आपके बिल्कुल एसेट के अपोजिट होगा। ये जो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स है ना, ये हमारे पास एक आप यूँ कह लें कि कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। ये हमारे एसेट के अगेंस्ट अकाउंट है क्योंकि आपके एसेट का दुश्मन है, अपोजिट है, आपके एसेट को कम कर देता है। तो एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, तो उसका उलट जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एसेट जब इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, तो कॉन्ट्रा एसेट जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा ना, अपोजिट है ना। यस, समझ आ रही है। यानी एसेट जब इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, तो इसका अपोजिट जब इंक्रीज होगा, अपोजिट क्या है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। कॉन्ट्रा एसेट क्या है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। ये हमारा कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। एसेट के अगेंस्ट अकाउंट है क्योंकि एसेट क्या है, यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल है। तो यहाँ पे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्या है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, अगेंस्ट एसेट अकाउंट है, अपोजिट है। तो एसेट अगर इंक्रीज के साथ डेबिट होगा तो ये इंक्रीज के साथ क्रेडिट होगा क्योंकि ये अपोजिट अकाउंट है। तो इसी वजह से हम अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और आपका हो गया जी अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट। चलो मैं यहाँ पे ऊपर इसकी एंट्री लिख भी देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है
और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस को हम ये अमाउंट एक्सपेंस के तौर पर चार्ज कर रहे हैं। जब एक्सपेंस आपका बढ़ेगा तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही चार्ज होता है जब आप एंड में बनाते हैं, इसको हम एंड में बनाते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट आपका डेबिट होगा, क्योंकि ये पैसे हाँ हम वहाँ से निकाल रहे हैं, ये कहते हैं कि हमारे रेवेन्यू नहीं है, इसके हम एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट करते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा अलाउंस फॉर ये यहाँ पे हमारा एक्सपेंस हो रहा है, और ये अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट जो है ये आपका कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। तो ये एसेट तो इंक्रीज़ के साथ डेबिट होता है, तो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट इंक्रीज़ के साथ क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इसी वजह से हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को हमेशा डेबिट करेंगे और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। राइट, ठीक हो गया जी। चलो अच्छा जी, ये डाउटफुल डेट्स जो आपके हैं ये हम कैसे एज्यूम कर लेते हैं, मतलब कि हमारे फ्यूचर में ये इसको हम निकालेंगे, इस अमाउंट को कैसे निकालेंगे। अगर आपको फ्यूचर में शक भी हो रहा है तो शक की बुनियाद पे हम जी कौन सा अमाउंट रखे कि हमारे इतने बैड डेट्स हो सकते हैं, तुक्के पे लगाएं? नहीं, इस यूजुअली नहीं जी, तुक्के पे नहीं करते। यूजुअली बिजनेस अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कहते हैं कि हमारे तो जी हर साल जो टोटल हमारे अकाउंट रिसीवेबल है उसमें से 5% हमारे बैड डेट्स होते हैं, तो इसी साल भी हमें ये एक्सपेक्टेड है कि 5% शायद हमारे फ्यूचर में बैड डेट्स हों। तो या तो वो टोटल अकाउंट रिसीवेबल की फिगर पे एक एस्टीमेट लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन वो अंदाज़ा यहाँ पे ये तुक्का नहीं है, क्योंकि ये एस्टीमेट एक बुनियाद है इसकी फ्यूचर पास्ट की हिस्ट्री पे। पास्ट में बिजनेस ने एक्सपीरियंस किया हुआ है जी कि हमारे पास्ट में इतने हमेशा एक एवरेज फिगर हमारा 5% ही है डाउटफुल डेट्स का, राइट। तो भी हम 5% अलाउंस रखते हैं डाउटफुल डेट्स के लिए, या तो वो पास्ट एक्सपीरियंस की बुनियाद पे इस अमाउंट को 1% निकाल के टोटल अकाउंट रिसीवेबल पे अप्लाई करते हैं, तो उनका अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का जो अमाउंट है वो निकल आता है। या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अकाउंट्स एजिंग एक चीज़ है उसको मेंटेन करते हैं, उस शेड्यूल को, वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अकाउंट एजिंग के बारे में आपको मैं थोड़ा सा मज़ीद यहाँ के, एज का मतलब क्या है, उम्र है ना, यानी कर्ज़ों की उम्र कितनी हो गई, हर एक कर्ज़े इसकी उम्र कितनी हो गई। जितना आपका कर्ज़ा ओल्ड होता चला जाएगा तो शक ज़्यादा होता है ना कि ये अभी बैड डेट की तरफ जाता है। न्यू कर्ज़ों पे तो हमें इतना शक नहीं होता, लेकिन जितना कर्ज़ा ओल्ड होता चला जाता है हम फिर कहते हैं जी शायद मुश्किल है ये हमें मिल जाए। तो बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस टोटल अकाउंट रिसीवेबल पे एस्टीमेट नहीं लगाते, बल्कि इसकी डिटेल एक एजिंग शेड्यूल बनाते हैं कर्ज़ों की, सारे जितने आपने कर्ज़ पे से सेल्स किए हुए हैं ना उसकी एजिंग शेड्यूल बनाते हैं। अच्छा, अगर आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स में देखें ना, जो आपके पीचट्री है, क्विक बुक है, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं, वहाँ पे भी वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको जो क्रेडिट सेल्स हैं उसकी एजिंग आपको बताएगा कि आपका एक पर्टिकुलर अकाउंट रिसीवेबल कितना ओल्ड होता चला जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली एग्जांपल के तौर पर एक टेबल आपको दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो अकाउंट शेड्यूल, एजिंग शेड्यूल जो है वो हम कुछ इस तरह बनाते हैं। पहले हम लिखते हैं कि पीरियड डेट ओविंग, यानी कितने मुद्दत का हो गया है ये डेट, कितने अरसे से ये ड्यू है। अच्छा जी, ये वो क्रेडिट सेल्स हैं जो लेस देन मंथ, अभी इनको 1 महीना भी नहीं हो गया है, ये फ्रेश आपने क्रेडिट पे सेल्स किए हुए हैं। तो 5,000 के से फॉर एग्जांपल हमने अभी या 15 दिन कुछ के हो गए हैं, कुछ के 10 दिन हो गए हैं, लेकिन इनमें वो सारे अमाउंट शामिल होते हैं जो लेस देन 1 मंथ के होते हैं। तो इसके लिए हमने परसेंटेज डाउटफुल डेट का रखा है 1%। हम कहते हैं कि इनमें से शायद 1% ऐसे लोग हों जो हमें पे ना कर सके, क्योंकि अभी फ्रेश हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से रिकवरी होगी। तो 5,000 में पे 1% अप्लाई कर ले तो 5,000 तो ये मैंने खुद से लिया हुआ है कि ये हमारा टोटल अकाउंट रिसीवेबल है लेस देन 1 मंथ के लिए, जो अभी हमने महीने के अंदर जितने क्रेडिट पे सेल्स किए हुए तो उसकी अमाउंट क्या है 5,000 है। तो इसके लिए मैंने 1% डाउटफुल परसेंटेज, एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ डाउटफुल रखा है, तो 1% पे अप्लाई कर लो तो 50 रुपये ऐसे, 5,000 में से 50 रुपये ऐसे हैं जो हमारा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स हो सकता है लेस देन 1 मंथ के लिए। अब 1 महीने से लेकर 2 महीने तक
वो सेल्स, क्रेडिट सेल्स जिनको 1 महीने से ज़्यादा हो गया है लेकिन अभी 60 डेज से वो अबव नहीं है, यानी 30 आवर 60 दिन के दरमियान जितने हैं, जिनको इतना अरसा हो गया है कि वो 30 दिनों से ऊपर हैं और 60 से नीचे हैं, यानी इनके दरमियान हैं, तो 3000 के ऐसे हमारे क्रेडिट सेल्स हैं जो 30 से लेकर 60 दिनों के दरमियान हैं। 3000 के ऐसे हमारे अकाउंट रिसीवेबल हैं, उनकी अमाउंट हैं। उनके लिए जी चूँकि ये थोड़े से अभी होल्ड हो रहे हैं, तो अभी क्या है यहाँ पे परसेंटेज बढ़ा रहे हैं ना, क्योंकि ये थोड़े से होल्ड हो गए, थोड़ा सा परसेंटेज हमने बढ़ा लिया है। तो 3000 पे 3% निकाले तो ये 90 हो गए, यानी 3000 में से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद हमें 90 रुपये जो हैं वो हमें हमारे बैड डेट्स हो जाएं। अच्छा जी, 2 मंथ्स टू 3 मंथ्स, 2 महीने से लेकर 3 महीने तक, यानी ये वो कर्जे हैं आपके, वो क्रेडिट सेल्स हैं जिनको 2 महीने से तो ज़्यादा हो गया है लेकिन लेस देन 3 मंथ्स, यानी 60 और 90 दिनों के दरमियान, 60 और 90 दिनों के दरमियान जो हमारे अकाउंट रिसीवेबल हैं, जितने मतलब ये इतने ओल्ड हो गए, इतनी इनकी एज हो गई है, इसी वजह से तो एजिंग शेड्यूल कहते हैं ना, एज इनकी इतनी हो गई है, राइट, यानी ये इतने कर्ज़ों का इतना अरसा हो गया है। तो 800 इनके हमारे इनमें अकाउंट रिसीवेबल हैं जो 60 से अबाव हैं, 60 दिनों से अबाव हैं और 90 से बिलो हैं, उनके लिए हम 4% अभी यहाँ पे देखें ना, थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं, जितने ओल्ड होते चले जाते हैं ना, पर हम परसेंटेज को बढ़ा रहे हैं, समझ आ रही है ना। 1% था पहले, 1 लेस देन 1 मंथ के लिए, 2 मंथ्स के लिए फिर हमने वो कर दिया 3%, अभी जो 2 से 3 मंथ्स तक हैं उसको 4% कर दिया। तो इस पर अच्छा, यहाँ पे 800 पे हम 4% अप्लाई कर रहे हैं। आपने यहाँ परसेंटेज को देखना है, इन अमाउंट्स को नहीं देखना। इन अमाउंट को इसलिए नहीं देखना क्योंकि ये हम पहले ज़्यादा अमाउंट्स थे, अब कम अमाउंट्स पे लगा रहे हैं, क्योंकि मोस्टली जो आपके जितने ओल्ड उसमें कम अमाउंट रहता है, ज़्यादातर फ्रेश सेल्स में ज़्यादा अमाउंट होती है, राइट। सो आपका परसेंटेज अभी देखें, जितना कर्जा ओल्ड होता चला जा रहा है ना, हम परसेंटेज भी बढ़ा रहे हैं। तो 800 हमारे अकाउंट रिसीवेबल, उसमें से 4% हमने उस पर अप्लाई कर लिया, 32 हमारा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट आ गया। तो 800 में से शायद हमें 32 रुपये ना मिलें। 3 मंथ से 3 महीने से लेकर 1 साल तक जो अभी ये थोड़े से और भी ओल्ड हो गए कर्जे, यानी 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और 1 साल से कम, यानी 90 डेज़ और जो आपके 365 डेज़ हैं उनके बीच में हैं। तो 200 रुपये के ऐसे हमारे अकाउंट रिसीवेबल हैं जो ड्यू हैं। तो अभी हम डाउटफुल डेट का परसेंटेज और भी बढ़ाएं, 5% कर रहे हैं इसको। तो 200 पे 5% अप्लाई कर लें, 10 रुपये आपके बनते हैं, तो 200 में से शायद आपको 10 रुपये ना मिले। सेम उसी तरह अगर ओवर 1 ईयर है, 1 साल से अबव है, तो उसमें हमारा 160 अमाउंट आता है और उसके लिए हम सबसे ज़्यादा 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो ये अभी बहुत डाउटफुल है, शायद हमें ना मिले। तो इसी वजह से हम इसका अलाउंस परसेंटेज भी ज़्यादा रखते हैं। तो 160 पे 20% निकालें तो शायद 160 रुपये में हमें 32 रुपये ना मिले। तो ये बहुत डिटेल होता है एजिंग शेड्यूल, और मैंने आपको बताया भी है कि अभी जो रिसेंट आजकल के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपको खुद भी बना के देते हैं कि या इवन एक्सेल में लोग इसको मेंटेन कर सकते हैं, एडवांस एक्सेल में अगर कोई अकाउंट मेंटेन करना चाहता है। लेकिन अभी अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर ज़्यादातर जो हैं वो आपको ये शेड्यूल बना के देते हैं, तो आपको पता चलता है कि मेरे कितने जो कर्ज़े हैं वो कितने ओल्ड हैं, और जितने ओल्ड होते चले जाएँ इतना आपका डाउट भी हो जाएगा कि शायद हमारे फ्यूचर में बैड डेट्स हों। तो इसी वजह से हम परसेंटेज भी ज़्यादा बना रखते हैं, और ये भी पास्ट हिस्ट्री की बुनियाद पर रखते हैं कि 1 साल से हमारे जितने कर्ज़े ड्यू होते हैं उसके लिए हम 20% रखेंगे, क्योंकि 20% उसके चांसेस हैं। तो ये हो गया हमारा जी अकाउंट शेड्यूलिंग। तो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए हम ये बनाते हैं, राइट, ये भी बना सकते हैं। कुछ बिजनेसेस ओवरऑल अकाउंट रिसीवेबल पे 2%, 3%, 5%, और कुछ बहुत सारे मतलब डिटेल में जाते हैं। तो फिर अगर कोई डिटेल में जाता है तो फिर अकाउंट शेड्यूलिंग बनाएगा। लेकिन यूजुअली बिजनेसेस, मैंने आपको कहा ना कि ज़्यादातर बिजनेसेस क्या करती हैं, टोटल फिगर पे 1% फास्ट हिस्ट्री की बुनियाद पर कि हर साल हमारे 2% या 3% डाउटफुल या बैड डेट्स होते हैं, तो हम 2% डाउटफुल डेट के लिए अलाउंस रखते हैं। तो वो 2% हम किस चीज़ पे, वो 18,000 की अमाउंट है, हम उस पर लगाएंगे, राइट। अच्छा जी, एग्जाम्पल, एट 31 December 2019 द अकाउंट रिसीवेबल फिगर आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेट्स, यहाँ पे देखें ना
क्या कह रहा है, 31 दिसंबर 2019 को द अकाउंट रिसीवेबल फिगर, जो अकाउंट रिसीवेबल की आपकी फिगर है या अमाउंट है वो बता रहा है, लेकिन कहाँ कब बता रहा है, आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेट्स, यानी इसमें से हमने बैड डेट्स निकाले हुए हैं। मैंने पहले बताया ना कि जब भी आप अलाउंस कैलकुलेट करोगे ना तो बैड डेट्स की अमाउंट आप पहले निकालोगे। उसमें बैड डेट्स पे तो हम अलाउंस देते ही नहीं है यार, वो तो ऑलरेडी डूबे हुए हैं, उस पर हम कौन सा अलाउंस दे दे। अलाउंस हम किस चीज़ों पे देते हैं, अलाउंस ये होता है कि आप इनको साइड पे रख देते हैं, एक अमाउंट होता है जो हम सेट साइड रखते हैं, प्रॉफिट में से निकाल के एक तरफ रख देते हैं कि अभी ये हमारे शायद ये बैड डेट्स हो जाए तो हम इसको प्रॉफिट में शामिल नहीं करते, इसी वजह से हम उसको अलाउंस कहते हैं, राइट। तो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स आप जब भी निकालेंगे तो सबसे पहले आप बैड डेट्स को अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस करोगे। जब भी बैड डेट्स माइनस हो जाए ना, जो फिगर रह जाए उस पे हम फिर डाउटफुल डेट्स का परसेंटेज अप्लाई करेंगे। तो टोटल हमारे जो अकाउंट रिसीवेबल हैं बैड डेट्स को निकालने के बाद वो है 10,000, यानी इस 10,000 में से बैड डेट्स हमने ऑलरेडी निकाले हुए हैं। अब इस पे हम फिर अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स निकालेंगे। It is estimated that 2% of debts, that is rupees 200, will eventually prove to be bad debts। अच्छा ये bad debts नहीं, ये टाइपिंग एरर है, bad debts, and it is decided to make a provision for this। ये इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इससे पहले क्या बता दिया कि यूजुअली बिजनेसेस वर ऑल बैड डेट्स पे एक परसेंटेज अप्लाई करते हैं। अकाउंट शेड्यूलिंग हर बिजनेस नहीं बनाता, सो क्या करते हैं यहाँ पे 10,000 पे ये 2% अप्लाई होगा, 10,000 पे 2% अप्लाई होगा, यानी ये ओवरऑल परसेंटेज है। तो 10,000 का 2% जो बनता है वो 2,000 रुपये 200 रुपये हैं, राइट। क्या है जी, 200 रुपये। तो ये हमारे इवेंचुअली आखिरकार ये हमारे बैड डेट्स होने हैं फ्यूचर में। विल यहाँ पे टर्म क्या आ रहा है, विल फ्यूचर का टर्म है ना, विल और शल फ्यूचर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब जो है। तो ये फ्यूचर में हमारे बैड डेट्स हो सकते हैं, इसी वजह से 10,000 का 2% यानी 200 हमें शक है कि ये भी हमारे फ्यूचर में बैड डेट्स हो सकते हैं। 10,000 में से 200 रुपये हमें ये शक है या हमें ये अंदाज़ा है, हमें ये डाउट है ये हमारे फ्यूचर में बैड डेट्स हो सकते हैं। एंड इट इज़ डिसाइडेड टू मेक ए प्रोविजंस फॉर दिस, तो लिहाजा हम इस 200 रुपये को प्रोविज़न के तौर पर रखते हैं। ठीक हो गया जी। तो रिक्वायर्ड क्या है, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि एंट्री हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को 200 के साथ डेबिट करेंगे जितना हमारा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स हैं। जर्नल एंट्री से पहले मैंने बताई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या होगा, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 200 के साथ, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट आपका क्रेडिट, और साथ में फिर इसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में भी शो करेंगे और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी शो करेंगे। ठीक हो गया जी। तो चलिए इसके सोल्यूशन की तरफ। जर्नल एंट्री मैंने क्या की थी जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हुआ ना, इसके डेबिट साइड पे देखें। चलो मैं एंट्री करता हूँ पहले, फिर मैं आपको समझा देता हूँ ये टी अकाउंट्स इनके। ये हो गई जी हमारी जर्नल की एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 200 के साथ, क्योंकि एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे काउंटर एसेट अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। समझ आ रही है ना, यानी यहाँ पे जो 200 रुपये अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स में आएंगे वो कहाँ से आएंगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस में से आएंगे। वो कहाँ से आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में से आएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये हम एक्सपेंस के तौर पर शो करेंगे, और हमारा जो काउंटर एसेट अकाउंट है वो 200 के साथ बढ़ेगा। तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है डेबिट, और काउंटर एसेट अकाउंट बढ़ रहा है तो क्रेडिट। तो अब हम देखते हैं इस एंट्री को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 200 के साथ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे मैं थोड़ा सा, अच्छा
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अगर यहाँ पे हम देखें तो इसकी डेबिट साइड पे यह है एंट्री। तो एंट्री में हमने प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया था ना 200 के साथ। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखें डेबिट साइड पे एंट्री हमें मिल रही है ना 200। किस वजह से ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम 200 रुपये के लिए डेबिट कर रहे हैं? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स की वजह से। लेकिन यहाँ ये याद रखें कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है। कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? क्योंकि अकाउंट का टाइटल क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। हम किस अकाउंट में काम कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम डेबिट साइड पे देखें तो ये एंट्री हमें डेबिट साइड पे मिलेगी। क्रेडिट क्या हुआ है जी? क्रेडिट हुआ है आपका अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 200 रुपये के साथ। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट जो हमारा है वो हो रहा है जी क्रेडिट हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट साइड पे ये एंट्री हमें मिल रही है। तो डेबिट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिलेगा और क्रेडिट हमें कहाँ पे मिलेगा? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में, क्योंकि जनरल एंट्री के मुताबिक हमने अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है। तो इसका क्रेडिट हम कहाँ पे देखेंगे? टी अकाउंट में। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट पे जाएंगे, इसके क्रेडिट साइड पे ये एंट्री हम देखेंगे तो ये हमारा क्रेडिट हुआ। तो डेबिट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में और क्रेडिट यहाँ पे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स में। तो ये तो हो गई। इस बिल्कुल ये जर्नल एंट्री की पोस्टिंग है। ये अगर आप ये जर्नल एंट्री सीखो ना तो ये इसकी पोस्टिंग है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे हम देखेंगे ये एंट्री हमें मिलेगी और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट हुआ है तो हम इसके क्रेडिट साइड पे एंट्री देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगी, राइट। तो अच्छा जी, ये दिसंबर 31 मैंने इसलिए लिखा है कि यूजुअली हम इनको जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लोज कर देते हैं तो हम उसी डेट को इसको फिर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं तो वहाँ पे इस अलाउंस को कैसे ट्रीट करेंगे? अच्छा, थ्योरी से में जब आप देख रहे थे तो अलाउंस आपको बहुत बड़ी चीज़ लग रही थी ना। या एंट्री में देखे तो बहुत सिंपल है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर लो और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट को क्रेडिट कर लो। और अगर स्टेटमेंट में दिखाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019, तो इसको हम कहाँ पे शो करेंगे? अभी मैंने पहले बताया था आपको कि इसको हम अदर एक्सपेंसेस में शो करेंगे। जिस तरह हमने बेड डेट्स माइनस किए थे अदर एक्सपेंसेस में, सेम उसी तरह अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स भी हम यहाँ पे क्या करते हैं? इसको माइनस करते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये कहाँ पे आएंगे? ये यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस में अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स शो होंगे। ये यहाँ पे क्यों शो करते हैं? जिस तरह हमने अपने रेवेन्यू में से वो पैसे जो हमारे डूब गए वो निकाले थे ना, इसी तरह हम जितने रेवेन्यू पे हमारा शक है ना कि ये रेवेन्यू भी हमें शायद रिकवर ना हो, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं अपने रेवेन्यू में से एक्सपेंस के तौर पर कि ये भी हम कंसिडर नहीं करते कि ये हमारी रेवेन्यू होगी। हम ये एज्यूम करते हैं कि हमें बिल्कुल जो एक एग्जैक्ट फिगर ऑफ इनकम है ना वो हमें यहाँ पे मिल जाए। तो इसी वजह से हम एग्जैक्ट इनकम को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले बेड डेट्स भी निकाल लेते हैं और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स भी निकाल लेते हैं। तो अब हमारे पास अगर नेट प्रॉफिट आएगा तो वो बिल्कुल ट्रू और एग्जैक्ट प्रॉफिट आपके पास आपके फिगर आ जाएगा, राइट। और साथ में यहाँ पे जी आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट में हम कैसे दिखाएंगे एज एट 31 दिसंबर 2019। तो याद रखें यहाँ पे हमेशा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, चूँकि ये आपके अकाउंट रिसीवेबल पे आपको शक है 10,000 में से कि आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे, लिहाजा हम इससे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस करते हैं। तो ये जो आपके 10,000 रुपये हैं ना अकाउंट रिसीवेबल से, तो अलाउंस हम इन्हीं में से 200 रुपये निकालेंगे। तो 10,000 में से 200 निकालें, 9,800 आपके अकाउंट रिसीवेबल हैं। यानी अब एक्चुअल अकाउंट रिसीवेबल आपके ये हैं। 10,000 में से तो ऑलरेडी आपने बेड डेट्स निकाले हैं 10,000। ये जो 10,000 की फिगर है ना, ये बेड डेट्स के बाद 10,000 आपके बनते हैं। से फॉर एग्जांपल इससे पहले आपके बेड जो आपके अकाउंट रिसीवेबल थे वो 12,000 थे। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ कि इससे पहले हमारे अकाउंट रिसीवेबल क्या थे? 12,000 थे, लेकिन 2,000 उसमें से बेड डेट्स हो गए तो वो हमने निकाल लिए हैं जी यहाँ पे। इसी वजह से मैं यहाँ बेड डेट्स इससे माइनस नहीं करता, क्योंकि इस फिगर में से ऑलरेडी बेड डेट्स हमने निकाले हुए हैं।
अब जो 10,000 ये गुड डेट्स हैं ना, 10,000 जो बाकी हैं, इस पे भी मुझे शक है कि इस पे 2% या इसका मतलब 200 रुपये जो हैं वो शायद वो फ्यूचर में वो भी ना मिलें। तो मैं कहता हूँ कि ये जो फ्यूचर में जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें ये भी मैं निकाल लेता हूँ ताकि मेरे पास एग्जैक्ट अकाउंट रिसीवेबल की फिगर आ जाए। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, ये एक्सपेक्टेड जो आपका लॉस है ना इसको भी हम कंसिडर करते हैं। दैट्स वाई वी ट्रीटेड हेयर इज एज एन एक्सपेंस and we deduct it from account receivable in the balance sheet or statement of financial position. Okay ji, thank you.